नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और जो आज हमारा चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का चैप्टर होने वाला है। और साथ ही साथ इस चैप्टर की जो पहली वीडियो या फिर पार्ट 1 है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम जान लेंगे हम कौन कौन से टॉपिक इसमें क्लियर कर चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक हम इसमें पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई महात्मा गांधी की जीवनी जो है वो कंप्लीटली इस वीडियो में दी हुई है कि भाई महात्मा गांधी कब भारत में आए, क्या क्या उन्होंने आंदोलन चलाए, सारी चीजें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। हम पढ़ चुके हैं महात्मा गांधी का जन्म दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने आंदोलन किया। स्वदेशी आंदोलन हम पढ़ चुके हैं जो कि 1905 से लेकर 1907 तक चला था। उसके बाद गांधी जी का भारत में आगमन जो हम बात करते हैं 1915 में हुआ था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बीएचयू में इन्होंने 1916 में भाषण दिया था। और रॉलेट एक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में घटित हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में चला था। चोरा चोरी कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था। गांधी जी एक जन नेता के रूप में उभरे थे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा पहला पार्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेकंड पार्ट की। तो यहाँ पे जब हम बात करें भारत आंदोलन हो गया है, गांधी जी का भारत में आगमन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं 1917 से लेके 1919 के बारे में जब हम बात करें ये भी हमारा हो चुका है, जहाँ पे 3 आंदोलन हुए थे। पहला 1917 में, 1918 में 2 आंदोलन हुए अहमदाबाद और खेड़ा में। रॉलेट एक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, असहयोग आंदोलन भी हो गया हमारा। तो यहाँ तक हमने अपना पहला पार्ट डिस्कस कर लिया था, गांधी जी एक जन नेता के रूप में जो उभरे थे। अब हमारे को बात करना है साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन एक्चुअल में था क्या, ये आपको समझना पड़ेगा। और साइमन कमीशन कब भारत में आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। सबसे पहले याद रखना है, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि भारत में साइमन कमीशन कब आया था। और एक और चीज हो सकती है क्वेश्चन में कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखना है साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो साइमन कमीशन ने लाठीचार्ज किया था, जिसके दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भाई। 1919 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भारत सरकार अधिनियम को पारित किया था। भारत सरकार अधिनियम इसको जो बोला जाता है, इसको जो अधिनियम बोला जाता है उसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था 1919 में, पारित हुआ था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था थी वो आधी भारतीय लोगों के हाथ में दे दी गई थी। मतलब भारतीय जो शक्ति थी या फिर आप बोल सकते हो कि जो पार्टी थी उसके हाथ में दे दी गई थी, और बाकी जो रहेगी वो अंग्रेजों के पास रहेगी। इस अधिनियम के तहत ही यहाँ पे इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोला जाता है, जैसे हमने बात करी, जो कि 1919 में ही लागू किया गया था। ये प्रशासन से संबंधित था। इन्हें लागू किए जाने के 10 वर्ष बाद इन सुधारों को दोबारा जांच की जानी थी। भैया हमारे मतलब जो हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो लाया गया था कि इसमें सारी की सारी चीजें सही चल रही है या फिर नहीं चल रही है। इसके लिए क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक कमीशन बुलाया भारत में। अब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, जो साइमन कमीशन भारत में आ रहा था उसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति जो था वो संतुष्ट नहीं था। क्यों संतुष्ट नहीं था? क्योंकि इसमें 7 मेंबर थे और 7 के 7 कौन थे? सारे के सारे अंग्रेज थे। साइमन कमीशन 1928 में जब भारत में आया तो इसे साइमन कमीशन कहा जाता था, क्योंकि इसके अध्यक्ष का नाम था जॉन साइमन, इसलिए इसको साइमन कमीशन बोला गया, जिसमें कुल 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे। भारतीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया कि भाई प्रशासनिक व्यवस्था अगर तुम्हारे को देखनी है तो उसमें कम से कम एक तो भारतीय व्यक्ति को लो, लेकिन एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं है। बाहर के व्यक्ति को बुलाकर भारत में बोला जा रहा है कि तुम प्रशासनिक व्यवस्था को देखो, तो ये गलत बात है। तो भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया? विरोध किया। कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। बंबई में भी साइमन कमीशन का विरोध किया गया। साइमन वापिस जाओ के नारे लगाए गए, या फिर आपने सुना होगा साइमन गो बैक, है ना। साइमन गो बैक के काफी ज्यादा नारे लगे थे। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठी से हमला कर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब साइमन गो बैक का जब नारा लगाया गया तो मतलब एक तरह का आप बोल सकते हो कि ये विरोध में थे भारतीय लोग, किसके? साइमन कमीशन के। भाई इसमें क्यों? क्योंकि साथ के साथ कौन थे? अंग्रेज थे, और प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों को ही देखनी थी। इसके बाद मुस्लिम लीग ने भी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया, है ना। हो जाता है कई बार, हालांकि ऐसी उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं कि साइमन कमीशन में मोहम्मद अली जिन्ना जैसे व्यक्ति सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका एक कारण था। कारण क्या था सपोर्ट करने का? समझिएगा कि
जब मुस्लिम लीग के बारे में बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि 1906 एक घटना है। 1906 में क्या हुआ? पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना हुई थी। किसकी? पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना हुई थी। इस मंडल में मुस्लिम लीग पार्टी बनी। 1909 में मार्ली मिंटो अधिनियम आया, जिसके बाद ये पार्टी पावर में आ गई। प्रशासनिक व्यवस्था 1919 में हमने जो हम बात कर रहे हैं, 1919 में जो अभी हमने बात करी कि भाई मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड अधिनियम आया, तो उसमें भी प्रशासनिक व्यवस्था में मुस्लिम लीग थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना जो था उनको भी साइमन कमीशन का विरोध किया गया। उन्होंने भी किया है, फिर उनकी पार्टी ने भी किया। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे साइमन कमीशन समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं लाहौर अधिवेशन की। लाहौर अधिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछा जा सकता है कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? ऐसा पूछा जा सकता है, कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में कहां पर हुआ था? तो आपको याद रखना लाहौर में हुआ था। या फिर लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। इस अधिवेशन के दौरान ही जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ऐसा क्वेश्चन भी एक और पुट कर लो कि जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो चुना गया था 1929 को। इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी की मांग की गई और पूर्ण स्वराज की मांग को तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, हर जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा, देशभक्ति के गीत गाएगा। इसे ही स्वतंत्रता दिवस बोला गया। जब हम बात करते हैं अपने संविधान के बारे में, तो 26 जनवरी 1950 तो तिथि आपको याद होनी चाहिए। तो इसी दिन हमारा क्या था, संविधान लागू हुआ था। इसका कारण क्या था? 26 जनवरी को लागू करने का कारण ही यही था कि भाई ये जो डेट है 26 जनवरी 1930 की, इसको याद रखा जा सके, इसलिए ही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। हालांकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। उसके बाद हम बात करते हैं भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसी दौरान अंग्रेजों द्वारा एक कानून पारित किया गया जिसे बोला गया कि भाई नमक आंदोलन या फिर दांडी यात्रा, दांडी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों ने बोला कि भाई जितने भी लोग घर पर नमक का उत्पादन करते हैं वो अब नमक का उत्पादन घर पे नहीं करेंगे, अंग्रेज इसको बेचेंगे बाजार में और तुमको बाजार से खरीदना पड़ेगा। गांधी जी इस नियम के खिलाफ थे। उन्होंने बोला कि भाई ये जो नमक कानून आपने बनाया ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हर एक व्यक्ति रोजमर्रा की जीवन में करता है, चाहे वो अमीर हो या तो गरीब हो। यहीं से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती जो उनका आश्रम था, साबरमती से निकले और कहां पे पहुंचे? दांडी पहुंचे, इसलिए दांडी आंदोलन बोला जाता है। इस यात्रा में हजारों लोग इनके साथ जुड़े थे। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए चले गए, काफी सारे लोग जो थे इसमें शामिल होते हुए चले गए। 3 हफ्ते बाद गांधी जी जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने मुट्ठी भर नमक लिया और मुट्ठी भर नमक बनाकर उन्होंने अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि तुमने जो कानून बनाया हम उनको नहीं मानते हैं। मतलब उन्होंने कानून तोड़ा। अब कानून तोड़ने का मतलब है कि गांधी जी ने करी है इलीगल एक्टिविटी, मतलब गैर कानूनी उन्होंने एक्टिविटी की है, जिस वजह से यहाँ पे गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। इस कानून को तोड़ने के बाद गांधी जी अंग्रेजों की नजर में अपराधी बन गए और उनसे प्रेरित होकर देश में कई स्थानों पर इसी प्रकार नमक यात्राओं का आयोजन भी किया गया। नमक सत्याग्रह को बड़ा होते हुए देखकर अंग्रेज ने लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन की शुरुआत में अमेरिका का एक समाचार पत्र है अमेरिका की समाचार पत्रिका टाइम्स, उसने गांधी जी को बोला कि भाई कद काठी जो है उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। भाई छोटी सी कद काठी है, धोती पहन के हाथ में लाठी लेके निकले अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब उनका दुर्बल शरीर बताया। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बेइज्जती की। जब उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने ये सत्याग्रह चलाया, जब नमक आंदोलन उन्होंने पूरा किया, तो उसके बाद उसी पत्रिका टाइम्स ने गांधी जी की बहुत ज्यादा बड़ाई की कि आ गया एक व्यक्ति जो कि अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भारत में आ चुका है, या फिर अब वो आंदोलन चलाएगा। इसका परिणाम क्या हुआ नमक आंदोलन का?
नमक यात्रा के परिणाम, नमक यात्रा को मिले भारी समर्थन के कारण अंग्रेजों में एक तरह का डर बैठ गया कि भाई अगर ये नमक आंदोलन जो हमने बनाया है इसके लिए एक व्यक्ति जो है हमारे खिलाफ जा सकता है और काफी लोग उसके खिलाफ जा सकते हैं, तो ये डर बैठ गए। इनको एहसास हुआ कि अब उनका शासन भारत में लंबे समय तक नहीं चलेगा। अगर उनको शासन बचाना है तो भारतीय लोगों को शासन में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो पूरे इस दौर में पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई भारत में ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, तो आपको याद रखना है कौन सा था, नमक आंदोलन, है ना। उस दौर की एक समाजवादी कार्यकर्ता थी जिसका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलन में महिलाओं को शामिल करने की सलाह दी कि गांधी जी आप महिलाओं को भी इसमें शामिल करो। गांधी जी ने कमला देवी की बात को माना और महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। नमक सत्याग्रह के कारण गांधी जी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए क्योंकि इस पूरी यात्रा की कवरेज यूरोप और अमेरिका की प्रेस बहुत बड़े स्तर पर कर रही थी। इसी वजह से गांधी जी थे वो पूरे विश्व में क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। वहीं पे हम बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखना है, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में ही हो गया था, तो 1930 की कुछ स्थिति याद रखनी है। पहला हमने बात करी दांडी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, नमक आंदोलन भी इसे ही बोला जाता है, और गोलमेज सम्मेलन इसे ही बोला जाएगा। और साथ ही साथ एक और चीज, पूर्ण स्वराज की मांग जो की थी वो 26 जनवरी 1930 को ही की गई थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च के बाद अंग्रेजों को ये समझ आ चुका था कि भारत में शासन ज्यादा नहीं चलेगा, मतलब पहले जैसा आसान नहीं होगा। अगर उन्हें भारत में शासन चलाना है तो हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन नवंबर 1930 में किया और भारत के कई बड़े बड़े नेता इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए। जैसे गांधी जी के बारे में बात करें कि गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में जेल में थे। अभी बताया ना नमक आंदोलन चला था, तो नमक आंदोलन में गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से पहला गोलमेज सम्मेलन सक्सेस नहीं हुआ। दूसरा हम बात करते हैं, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इरविन एक व्यक्ति का नाम है और गांधी जी तो हमारे हैं। जनवरी 1930 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया और रिहाई के ठीक एक महीने बाद मतलब फरवरी 1931 में उसी दौरान जो भारत के वायसराय थे इरविन, इनके बीच में क्या हुई, बैठक हुई। इसे ही बोला जाता है गांधी इरविन समझौता। इस समझौते के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शर्तें थी। वैसे तो 13 थी, लेकिन 3 महत्वपूर्ण शर्तों के बारे में हम बात करते हैं, कौन सी थी। इरविन ने गांधी जी से कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अपना वापस ले लो। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के बदले गांधी जी ने सारे कैदियों की रिहाई की मांग की। साथ ही साथ गांधी जी ने मांग की भारत के लोगों को तटीय इलाकों पर नमक उत्पादन करने की अनुमति दी जाए। तो कई रेडिकल राष्ट्रवादी लोगों ने इस समझौते की आलोचना की क्योंकि उन्होंने बोला कि गांधी जी ने इरविन के साथ जो समझौता किया है पूरा विफल है, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पर स्वतंत्रता की कोई बात की ही नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं कि भाई इसी दौर में दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किया अब गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा कि उनकी पार्टी पूरे देश का नेतृत्व करती है। उनकी इस बात से 3 पार्टियां पूरे विरोध में थी। कैसे? मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, ना कि कांग्रेस करती है। रजवाड़ों ने कहा कि उनके क्षेत्र में कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस द्वारा दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी ने बोला कि हमारी पार्टी पूरे देश का समर्थन करती है, तो 3 जो पार्टियां थी या फिर 3 तरह के जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया, इसको नकारा। मुस्लिम लीग ने बोला कि मुस्लिमों का नेतृत्व सिर्फ मुस्लिम लीग करती है। रजवाड़ों ने बोला कि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, और अंबेडकर ने कहा कि भाई दलितों का ये प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इतना भेद होने के कारण इस सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकला और गांधी जी को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। और इसके बाद गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस से शुरू कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बारे में जब हम बात करते हैं तो 1939 से लेकर 1945 तक आपको याद होगा हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। इसमें 2 थे भाई, एक तो दूरी राष्ट्र और दूसरे मित्र राष्ट्र थे, ये तो आपको पता ही होगा। अब ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में शामिल था। इस स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने ही अंग्रेजी सरकार को एक प्रस्ताव दिया कि अगर वे भारत को आजादी का आश्वासन दे तो कांग्रेस उनको युद्ध प्रयासों में उनकी सहायता करेगी।
ये टर्निंग पॉइंट था, ये टर्निंग पॉइंट था। कैसे टर्निंग पॉइंट था ये भी समझिएगा कि अगर देखो उस समय जब हम बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में, जो मित्र राष्ट्र में था, रूस ने ब्रिटेन का साथ छोड़ दिया था। रूस ने ब्रिटेन का साथ छोड़ दिया था क्योंकि जर्मन ने यह बोला था कि रूस भाई तू साथ में मत आइयो, जितने भी क्षेत्र मैं जीतूंगा उसका आधा हिस्सा तेरा और आधा हिस्सा मेरा। लेकिन वही है कि भाई जर्मन ने क्या किया, रूस को ही धोखा दे दिया, तो रूस वापस मित्र राष्ट्र में आ गया। तो ब्रिटेन, जब हम बात करें कि जब रूस साथ में नहीं था तो ब्रिटेन पर लगभग जर्मन ने कब्जा कर ही लिया था, दूसरी राष्ट्र ने लगभग कब्जा कर ही लिया था। इसी वजह से अंग्रेज मतलब अब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को पता था कि भाई अब तो ये पूरी तरह से फंस चुके हैं, अगर इनको हमारी मदद नहीं मिले तो ये दब जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने ये बात बोली, लेकिन अंग्रेजों ने ये बात नकार दी कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने, कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल थे उन्होंने 1939 में इस्तीफा दे दिया। फिर आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। उसमें ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार बनी जिसे लेबर पार्टी के सदस्य, जिसमें लेबर पार्टी के भी सदस्य थे। लेबर पार्टी के सदस्य भारतीयों से काफी ज्यादा हमदर्दी रखते थे और वह उनकी आजादी के पक्ष में थे। लेकिन इस सरकार के प्रधानमंत्री जो कि विंस्टन चर्चिल थे और वह एक कट्टर साम्राज्यवादी थे। मतलब इसके जो हम बात कर रहे हैं लेबर पार्टी के बारे में, जो ब्रिटेन में सरकार बनी वो विंस्टन चर्चिल की बनी थी, जो कि कट्टर साम्राज्यवादी थे। 1942 में चर्चिल ने कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए दोबारा प्रयास किया। इन प्रयासों के तहत उन्होंने अपने एक मंत्री स्टुअर्ट क्रिप्स को भारत भेजा ताकि वह भारत में कांग्रेस के नेताओं से बात करके समाधान कर सके। इस वार्ता के दौरान कांग्रेस ने कहा कि अगर ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो भारत के वायसराय को सबसे पहले अपने कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना पड़ेगा। अंग्रेजी सरकार ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और बातचीत यहीं पर समाप्त हो गई। और साथ ही साथ जब एक और बात हम बात करते हैं, क्रिप्स मिशन जब भारत में आया था तो क्रिप्स मतलब ये इन्होंने बोला था कि चलो हम तुम्हारे को एक और बात बोलते हैं कि तुम क्या करो, अपना संविधान बना लो। ठीक है, अब ये तो अच्छी बात है संविधान बना लो, लेकिन इनकी एक बात और थी। इन्होंने बोला कि संविधान बनाना आजादी के बाद। भारतीय लोगों ने बोला नहीं, हम बनाएंगे आजादी से पहले। तुम युद्ध जीत गए तो वापस कब्जा कर लोगे, है ना, इसलिए मना कर दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। ये भी 1942 में हुआ था। कई वार्ताओं या फिर कई बातचीत के बाद यहाँ पे क्रिप्स मिशन असफल होने के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में अपना तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसे बोला जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत करने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यह आंदोलन यहाँ पे नहीं रुका। यह आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे चला और यहाँ पर देश भर में युवाओं ने हड़ताल की, बड़े स्तर पर तोड़फोड़ की गई। जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय रहे। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए, फिर भी इस आंदोलन को संभालने में वो असफल रहे, या फिर आप बोल सकते हो 1 साल से ज्यादा समय उनको लग गया। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया और इस दौर में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के साथ देश में अपना प्रभाव फैलाने का प्रयत्न किया। मतलब देश में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, आजादी के लिए लड़ाई चल रही है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अपना पत्ता खोलने में लगे हुए हैं कि भाई अब आंदोलन चल रहा है तो हम क्या करते हैं कि भाई मुस्लिम लीग जो है वो अपना दबदबा बनाने में लगी हुई है कि हम अपना दबदबा बना लेंगे तो देश विभाजित होने में या फिर हमारे को एक अलग क्षेत्र लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया और इसी दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी रही और यह वही सरकार थी जो भारत को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बारे में हम जब बात करते हैं तो इसी दौरान मतलब इस दौर तक आते आते कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलग अलग गुट बन गए। जेल से बाहर आने के बाद गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए, पर वो सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच में बैठक का आयोजन भी किया गया, परंतु वो बैठक भी सफल नहीं हो पाई। इसी दौरान प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव भी हुए। इसमें कांग्रेस को सामान्य श्रेणी में भारी सफलता मिली, जबकि मुस्लिम लीग आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को बहुमत मिला। मतलब जहां पे कांग्रेस को मिलना था वहां पे कांग्रेस को मिला, जहां पे मुस्लिम को मिलना था वहां पे मुस्लिम को मिला। इसी तरह भारतीय राजनीति आजादी से पहले 2 अलग अलग भागों में बढ़ गई। किसी एक को मिलता तो ठीक है, लेकिन बहुमत मुस्लिम का मिला, मुस्लिम लीग को, और कांग्रेस को मिला बाकी लोगों का। तो इसी के बाद हम बात करते हैं भारत में आया कैबिनेट मिशन।
1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया और इसी कांग्रेस मतलब और इसने कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में समझौता करने का बहुत ज्यादा प्रयास करवाया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। कोई भी समाधान ना निकल पाने के कारण मोहम्मद अली जिन्ना 16 अगस्त 1946 के दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाते हैं। कौन सा? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। यह डायरेक्ट एक्शन डे ना इतना बड़ा दंगा है, आप समझ नहीं सकते हो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पता क्या बोला कार्यवाही दिवस के अंतर्गत। ये बोला कि अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अत्याचार। अत्याचार मतलब वो बोलते हैं ना हॉलोकॉस्ट जैसी एक वर्ड होता है, ठीक है, नरसंहार या फिर आप बोल सकते हो ऐसा वर्ड। इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट एक्शन डे के अंतर्गत जितने भी भारतीय लोग थे सबको सरेआम मारा इन्होंने। ना औरतों को छोड़ा, ना लड़कों को छोड़ा, ना आदमी को छोड़ा, ना बच्चों को छोड़ा, लड़कियों को भी नहीं छोड़ा। इवन चलो ठीक है इन्होंने मारा, लेकिन मारने के साथ भी मुसलमानों ने कई सारी औरतों का बलात्कार भी किया। ये इनका डायरेक्ट का एक्शन डे था, ये कार्यवाही दिवस था, इसलिए कि भाई इनको देश की आजादी चाहिए। देश की आजादी के लिए इन्होंने भारतीय लोगों का खून बहाया और काफी सारी औरतों का इन्होंने बलात्कार भी किया। 16 अगस्त 1946 को देश में बहुत बड़े स्तर पर हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। यह हिंसा कोलकाता से शुरू हुई और धीरे धीरे ग्रामीण बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार तक ये फैल गई। गांधी जी ने क्या किया कि भाई आंदोलन वगैरह किया, काफी जगह ये शांत भी हो, लेकिन ज्यादा हद तक ये रोक नहीं पाए। उसके बाद हम बात करते हैं भाई 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिल गई। पूरा देश बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन कई बड़े हिस्सों में विभाजन के कारण बहुत ज्यादा हिंसा हुई। ये डायरेक्ट एक्शन डे के बाद ये दूसरा जो हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947, ये वो दौर था जहां पे फिर से दंगे चालू हुए। नालियों में पानी नहीं बह रहा था, उस समय खून बह रहा था, बहुत ज्यादा दंगे हुए। गांधी जी जो थे वो उत्सव नहीं मना रहे थे क्योंकि विभाजन और दंगों से वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उस दौरान वह कोलकाता में थे, ना तो उन्होंने किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ना ही झंडा फहराया। हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत करवाने के लिए गांधी जी ने एक दिन का उपवास रखा और यहाँ पे उपवास के कारण थोड़ी बहुत दंगों में गिरावट भी है। गांधी जी के जो अंतिम क्षण थे वो 30 जनवरी 1948 के थे। शाम को ना गांधी जी अपनी दैनिक प्रार्थना सभा में बैठे थे, तभी एक युवक जिनका नाम है नाथूराम गॉडसे, उन्होंने आके उनको गोली मार दिया और उस समय उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी। यह युवक नाथूराम गॉडसे था, वह एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी था और साथ ही साथ वो गांधी जी से बहुत ज्यादा नाखुश भी था। हालांकि हम बात करते हैं कि पहले स्टार्टिंग के दौर में गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रेरित भी थे, लेकिन आगे जाके जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होते हुए गए वैसे वैसे नाथूराम गॉडसे गांधी जी से दूर होते हुए चले गए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और ये है हमारी गांधी जी की अंतिम तस्वीर जो आप देख रहे हो, ठीक है। गांधी जी की आत्मकथा के बारे में हम बात करते हैं कि भाई आत्मकथा गांधी जी और उनके जीवन के मुख्य पक्षों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। अलग अलग समाचार पत्रों से भी हमारे को पता चलता है कि भाई किस तरह भाई भारत में जो जो एक्टिविटी हुई या फिर जो जो गतिविधियां हुई। निजी लेखन के बारे में हम बात करते हैं भाई गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्रों से गांधी जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती है। भाषण से भी हमारे को समझ में आ जाता है कि भाई क्या क्या सिनेरियो रहा होगा और क्या क्या घटना घटित हुई होगी। सरकारी रिकॉर्ड से भी हमारे को पता चलता है भाई औपनिवेशिक शासन के दौरान गांधी जी पर सरकार द्वारा गहरी नजर रखी जाती थी और उनकी हर हरकत का ब्यूरो भी लिखा जाता था। इन रिपोर्टों से गांधी जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया खत्म। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और साथ ही साथ आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास।